चलो ठीक है, चलिए फटाफट पुनः हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग पुनः अब अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हाँ, अगला चैप्टर जो है क्लास होगी बायोलॉजी का। क्या? बायोलॉजी का। अब बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड बर्थ कंट्रोल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड बर्थ कंट्रोल। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? प्रजनन स्वास्थ्य। प्रजनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको हिंदी में कहेंगे प्रजनन स्वास्थ्य। प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैं बात करूं पूरे विश्व की, तो विश्व की जनसंख्या जो है 1900 ईस्वी में, यह जो थी 2 अरब थी। 1900 ईस्वी की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग 2021 ईस्वी में जी रहे हैं, नहीं तो 2000 तक यह 6 अरब, यानी 1900 तक में थी कितना? 2 अरब थी। और यह जनसंख्या जो है जब 2000 में पूरे विश्व की जनसंख्या का जो जनगणना हुई, तो वहाँ पर मालूम चला कि 2000 में यह बढ़ करके कितना हो गया? 6 अरब हो गया। कितना? 6 अरब पूरे विश्व की जनसंख्या। और इसी प्रकार भारत की जनसंख्या की बात करें, चूँकि हम लोग भारत के हैं, तो भारत की जनसंख्या का बात करें तो भारत की जनसंख्या जो है यह 1900 ईस्वी में जो है थी 35 करोड़, और 1900 से 35 करोड़ से बढ़कर यह 2001 की जनगणना के अनुसार जो है यह हो गया था 1 अरब 2 करोड़ 87 हज़ार। 1 अरब 2 करोड़ 87 हज़ार 436। कितना हो गया था? 1 अरब 2 करोड़ 87 हज़ार 436। और यह पूरे विश्व की जनसंख्या का जो है ना 17.6% है। पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना? 17.6%। अर्थात विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति भारतीय है। विश्व की हम जनसंख्या की बात करें तो विश्व के जब पूरे विश्व के जहाँ 6 व्यक्ति है, उसमें से 1 व्यक्ति क्या है? भारतीय है। और इसी तीव्र रफ्तार से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है भोजन, वस्त्र, आवास, रोजगार इत्यादि की समस्या उत्पन्न हो गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पॉल्यूशन की भी समस्या सबसे प्रमुख हो गई, यानी पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। और पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं पॉल्यूशन के कारण ही जो है अभी क्या कौन सी बीमारी चली हुई है? कोरोना नामक बीमारी जो है ये भी प्रदूषण के कारण ही फैल रही है। नहीं, हम लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं नहीं, ताकि दूषित वायु हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। अतः जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक हो गया है। जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी हो गई है तथा इसका मात्र उपाय जन्म दर नियंत्रण है। जनसंख्या का नियंत्रण कैसे हो सकता है, इस पर कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका मात्र उपाय क्या है? इसका मात्र एक उपाय है, वो है जन्म दर में नियंत्रण करना, यानी जन्म दर को कम करना। इस संबंध में 1931 की बात करें तो इस संबंध में 1931 का परिवार नियोजन कार्यक्रम
1951 का, हाँ 1951 का जो है 1951 का परिवार नियोजन कार्यक्रम और 1981 की नई जनसंख्या नीति तथा यह काफ़ी जो है सराहनीय है। नई जनसंख्या नीति जो है स्वास्थ्य सुविधा से बेहतर होने के कारण जो है जन्म दर का निम्न होना भी क्या है, पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा में काफ़ी वृद्धि हुई है। क्या? तो जीवन प्रत्याशा में जो है काफ़ी वृद्धि हुई है, तभी तो हम दो और हमारे दो का नारा दिया गया था, वन चाइल्ड नॉर्म, अर्थात अब जो है अभी का जो नारा होना चाहिए क्या, हम दो और हमारे एक, तब जाकर कहीं बर्थ कंट्रोल संभव है। अतः जनसंख्या नियंत्रण के प्राप्त करने के लिए बर्थ कंट्रोल जो है बहुत ही प्रभावशाली होती है, अर्थात बर्थ कंट्रोल का जो है अपनाना बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या नियंत्रण, यदि जनसंख्या नियंत्रण करते हैं तो फिर हमारा जो है इन्वायरमेंट धीरे धीरे क्या होगा, प्यूरीफाई हो जाएगा, मतलब स्वच्छ हो जाएगा, और फिर अभी जो भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है इससे हम सब बच सकते हैं। उसके बाद है बर्थ कंट्रोल। नहीं, बर्थ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, बर्थ कंट्रोल जनसंख्या नियंत्रण, यानी जन्म नियंत्रण कह सकते हैं, जन्म नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण या जन्म नियंत्रण कह सकते हैं, ठीक ना। अब बर्थ कंट्रोल है क्या, बर्थ कंट्रोल से हम क्या समझते हैं, बर्थ कंट्रोल किसे कहेंगे, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल जो है एक प्रोसेस है, बर्थ कंट्रोल अर्थात बर्थ कंट्रोल वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जन्म को रोका जाता है। बर्थ कंट्रोल क्या है, एक प्रोसेस है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है जन्म को रोका जाता है, ठीक है। चूँकि बच्चे का जन्म जो है वह शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से होता है। बच्चे का जन्म क्या होता है, शुक्राणु स्पर्म एंड अंडाणु ओवम, इस दोनों के फ्यूजन से जो है क्या होता है, शिशु का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। अतः बर्थ कंट्रोल के तहत जो है वे सारी प्रतिक्रियाएं की जाती है जिससे फर्टिलाइजेशन ना हो, यानी बहुत सारी ऐसे प्रतिक्रियाएं हैं जिसके कारण जो है निषेचन ना हो। यदि स्पर्म एंड ओवम, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, अर्थात इस तरह से बर्थ कंट्रोल संभव हो सकता है। तो इसमें कुछ विधि है, बर्थ कंट्रोल के अंतर्गत जो है कुछ अपनाई जाने वाली विधियां हैं, उनमें से कई विधियां हैं जैसे कि कंट्रासेप्टिव मेथड एंड नेचुरल मेथड। दो विधि है, एक है बर्थ कंट्रोल का मुख्य रूप से दो विधि है, एक है कंट्रासेप्टिव मेथड और दूसरा है क्या, पहला कंट्रासेप्टिव मेथड और दूसरा नेचुरल मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड एंड नेचुरल मेथड। अब देखिए नेचुरल मेथड जो है यह बिल्कुल प्राकृतिक विधि है। नेचुरल मेथड क्या है, यह बिल्कुल प्राकृतिक विधि है जिसका प्रयोग स्वयं मेल एंड फीमेल द्वारा स्राविक स्तर पर किया जाता है। इसमें से इसमें से जो है जैसे कि periodic abstinence, coitus interruption and lutational anemeria। तो इस सब का प्रयोग करके जो है नेचुरल
विधि से जो है बर्थ कंट्रोल संभव किया जा सकता है। फिर बात करें हम पेरियोडिक अब्स्टिनेंस। क्या? पेरियोडिक। वो जो नेचुरल मेथड में है, नेचुरल मेथड में क्या है? पेरियोडिक। पेरियोडिक और दूसरा है इसी में नेचुरल में ही, दूसरा है क्वाइटस। क्वाइटस इंटरप्शन एंड तीसरा लेक्शनल एम्बिनेस। क्या? तो पेरियोडिक एब्सेंस जिसे कहते हैं आवर्ती आत्मसंजन। क्या कहते हैं? आवर्ती आत्मसंजन। ठीक है, आवर्ती आत्मसंजन। यह फीमेल में मेंस्ट्रुएशन की वह स्टेज है, फीमेल में मेंस्ट्रुएंस का जो है वह स्टेज है जिसमें शुक्राणु की जो है उपलब्धता से रिप्रोडक्टिव पीरियड अर्थात शुक्राणु का मतलब है स्पर्म, तो स्पर्म के जो है प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन की संभावना रहती है। यानी रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें डेज तक, यानी 10वें से 17वें डेज तक जो है यह रह सकता है। अतः इस ओव्यूलेशन अवधि में क्वाइटस को जो है रोक कर फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। क्वाइटस को रोक करके फर्टिलाइजेशन को जो है हम रोक सकते हैं। ठीक है, इससे बर्थ कंट्रोल सफल रहेगा। इससे क्या होगा? बर्थ कंट्रोल जो है जन्म दर वह सफल रहेगा। वास्तव में यह विधि जो है 48 से 72 आवर्स के ओव्यूलेशन में क्वाइटस नहीं करने से सफल हो सकता है। 48 से 72 घंटा का मतलब हो गया 24, यानी 2 से 3 दिन यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो बर्थ कंट्रोल का जो है रोका जा सकता है। उसका है क्वाइटस। क्या है दूसरा? क्वाइटस इंटरप्शन, मतलब संभोग अवरोध विधि या विघ्न विधि। ड्यूरिंग क्वाइटस जो है, क्वाइटस के समय जो है अधिकतम स्टिमुलेशन, मतलब स्टिमुलेशन की स्टेज मेल में होती है और इसे ऑर्गेन्स इसके बाद जो है स्पर्म का जो है विस्फोट होता है। विस्फोट का मतलब स्खलन कह सकते हैं। अतः यदि स्पर्म के विस्फोट से पहले यदि पेनिस को वेजाइना पार्ट से यदि आउट ऑफ पार्ट्स कर लिया जाए तो स्पर्म अंदर प्रवेश नहीं करेगा और उस कारण जो है फर्टिलाइजेशन जो है नहीं हो पाएगी। तो इससे जो है, इससे भी बर्थ कंट्रोल में यह अहम रोल अदा करेगा। यदि तीसरा है लैक्टेशन एनर्जी, यानी दुग्ध स्राव के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है एब्सेंस रहना, मतलब पार्चुरेशन का मतलब होता है बच्चे के जन्म के बाद जो है ब्रेस्ट हाइलाइटिंग्स के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहता है और इसको लैक्टेशनल एनहेरिया कहा जाता है। इस मेंस्ट्रुएशन के एब्सेंस रहने के कारण जो है फर्टिलाइजेशन संभव नहीं हो पाता है तथा प्रेगनेंसी की संभावनाएं क्या होती है? समाप्त हो जाती है और सेक्सटेशंस एनवायरमेंट अधिक से अधिक 6 मंथ तक ही सफल हो पाता है। यह कब तक? तो यह मात्र 1 to 6 मंथ तक ही जो है यह क्या रहता है? सक्सेसफुल रहता है। इसके बाद यह असफल हो जाता है। अब बात करूं मैं आर्टिफिशियल मेथड। ये तो था नेचुरल मेथड, ये क्या है? ये हो गया प्राकृतिक विधि।
आर्टिफिशियल विधि में भी बहुत सारे विधियां हैं, तो आर्टिफिशियल में कौन सी विधि है इस पर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, इसमें जो है कंट्रासेप्टिव मेथड या इसी को गर्भ निरोधक विधियाँ भी कहते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल सब्सटेंस का जो है यूज करके फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, फर्टिलाइजेशन को बाधित किया जा सकता है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड। इसमें है बैरियर, IUDS, पिल्स, इंजेक्शन, सर्जिकल मेथड। क्या? तो बैरियर, IUDS, बैरियर, IUDS, बैरियर, IUDS, पिल्स, इंजेक्ट एंड सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, ओके। अब देखते हैं ये बैरियर क्या है। ये बैरियर क्या है? वह आर्टिफिशियल कंट्रासेप्टिव मेथड, आर्टिफिशियल कंट्रासेप्टिव मेथड को कहते हैं कृत्रिम गर्भ निरोधक विधियाँ। क्या कहते हैं? कृत्रिम गर्भ निरोधक विधियाँ, जिसमें स्पर्म को फिजिकली ओवम से अवरोध के द्वारा क्या किया जाता है? विघ्न कर दिया जाता है। क्या कहलाता है? तो बैरियर कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कंडोम। इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, जो अपने कॉमर्शियल नेम, व्यापारिक नाम अर्थात निरोध के रूप में जो है उपलब्ध है। क्या है? निरोध के रूप में उपलब्ध है। और यह वास्तव में मेल एंड फीमेल बोथ दोनों के लिए जो है, मेल एंड फीमेल बोथ दोनों के लिए अलग अलग होता है। मेल का जो है ये कंडोम पतले रबर, रिबन या कॉर्टेक्स का बना हुआ होता है, और एक नली के समान जो है आवरण होता है, जिसका एक सिरा क्या होता है? ओपन होता है। एक भाग जो होता है इस टाइप से, ये वाला भाग जो होता है, ये भाग ओपन होता है, ठीक है, और ये भाग ढकी हुई होती है। तो इस टाइप का जो आकृति का होता है, इसे कहते हैं मेल कंडोम। तो ये वाला भाग बंद होता है और एक भाग जो होता है वो खुला हुआ होता है। मेल का जो यह जो होती है एक रबर की बनी होती है मेल का, तथा दूसरा सिरा होता है इसका बिल्कुल बंद होता है। इसे बिफोर क्वाइटस यूज किया जाता है। बिफोर क्वाइटस जो है यूज कैसे किया जाता है? तो ये पेनिस के ऊपर इसको मतलब कवर कर लिया जाता है। उसी प्रकार जो है फीमेल के वेजाइना में ये क्या करता है? मेल स्पर्म को जो है जाने नहीं देता है, ठीक है। फीमेल के लिए भी कई प्रकार के कॉर्टेक्स है बना हुआ, जो मार्केट में है। वेजाइनल एंड सर्विसिकल जंक्शन पर जो है इसको फिट कर दिया जाता है। यह मेल के स्पर्म को जो है फीमेल के यूट्रस में प्रवेश करने नहीं देता है, ठीक है। और यह फिर यूज़ करने के बाद जो है इसको डिस्पोजल कर दिया जाता है, अर्थात इसका सिंगल यूज होता है। ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव के लिए कंडोम, इसका जो है बिल्कुल सिंगल यूज होता है। फर्स्ट बार जब इसका यूज होता है तो इसको डिस्पोजल कर दिया जाता है, इसको जो है मतलब फेंक दिया जाता है। इसका सिंगल यूज होता है। रिप्रेजेंट टाइम, हाल के समय में जो है STD सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिजीज के इन्फेक्शन के जो है
रोकथाम में करने में भी जो है इसकी अहम भूमिका होती है। इसके अलावा जो है डिफ्रोगन्स, सर्विक्स कैप एंड वेल्स भी जो है कंट्रासेप्टिव मेथड में बैरियर का वर्क करता है। इससे जो है फीमेल के जेनिकल कंट्रैक्ट में फिट कर दिया जाता है, जिससे यह जो है स्पर्म को यूट्रस में प्रवेश करने क्या करता है, नहीं देता है, अर्थात यूट्रस में प्रवेश नहीं करने देता है, जिस कारण इसकी फर्टिलाइजेशन संभव नहीं हो पाती है। और यह तीनों रिसीवल पुनः उपयोग करने योग्य होता है। इसके साथ ही साथ एस्पर्मिडियल क्रीम, कुछ क्रीम्स हैं जैसे कि एस्पर्मिडियल क्रीम, जेलीज एंड फोम। एस्पर्मिशियल क्रीम है ये, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एस्पर्मिडियल क्रीम, उसके बाद जो है जेलीज एंड फोम, जेलीज एंड फोम, इस सब का जो है इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? तो बर्थ कंट्रोल के लिए। किस लिए? बर्थ कंट्रोल के लिए, ताकि जो है स्पर्म का फॉर्मेशन ना हो। ओके, अब देखिए दूसरा है IUDS। IUDS को कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या कहते हैं? IUDS, यहाँ 2 नंबर है। IUDS इसे कहते हैं क्या? तो इसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या बोलते हैं इसे? अल्ट्रा यूटेराइन डिवाइस। ओके, जब कंट्रासेप्टिव मेथड के रूप में सम एस्पोकिल आर्टिकल को यूट्रस में डाल करके स्पर्म के एंट्री को रोकने के साथ साथ यूट्रस को जो है इम्प्लांटेशन के योग्य बनाया जाता है, तो इस विधि को ही कहते हैं IUDS। IUDS का मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आई बात समझ में? ठीक है ना। इसमें कई आर्टिकल्स होते हैं जो डॉक्टर या ट्रेन नर्सेज की सहायता से यूट्रस में फिट किया जाता है। क्या? तो नोमेडिकेटेड IUDS, जिसको लिप्स लूप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिप्स लूप। लिप्स लूप जो ट्रेंड डॉक्टर्स या ट्रेंड नर्स के द्वारा जो है इसको फिट किया जाता है। उसके बाद है कॉपर्स रिलैजिंग IUDS, जिसको CUT बोलते हैं, कॉपर रिलैजिंग IUDS, एंड हार्मोन रिलेजिंग IUDS, जिसको प्रेग्जर्ड भी कहते हैं, LNG-20। यदि इसकी बात करें तो यह स्पर्म को एंट्री को रोकता है। यह सिर्फ क्या करता है? स्पर्म के एंट्री को ही जो है रोकता है, बाकी इससे और कोई कार्य संभव नहीं होती है। और पिल्स की बात करें तो पिल्स जो है यह कंट्रासेप्टिव सब्सटेंस को ऑरली ईटेबल के रूप में इसको जो है यूज़ किया जाता है, लिया जाता है। तो पिल्स जो है, पिल्स यह इसे एवरीडे 1 टैबलेट के रूप में 21 डेज तक जो है कंसेंटली लिया जाता है, कंसेंटली लिया जाता है। और इसके बाद इवन मतलब कभी कभी छोड़कर पुनः डेली टैबलेट लिया जाता है। इस तरह जो है 7 डेज को एवोल्यूशन में ही ब्लीडिंग फेज होता है। ठीक है, क्या आती है? ब्लीडिंग फेज होता है। और अब इसमें जो कुछ हैं ऐसे ऐसे गोलियां हैं, जैसे अप्सरा, माला डी, माला एन, सहेली, ETC, ये सब पॉपुलर पिल्स है। क्या है? पॉपुलर पिल्स है। ठीक है। इंजेक्शन, तो इंजेक्शन क्या है? दूसरा है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन जो है यह प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेजोन एस्टेरोन मतलब कंपोजिशन को जो है इंजेक्ट के द्वारा भी फीमेल में के स्किन में डाल दिया जाता है। फीमेल की जो स्किन होता है इसमें इंजेक्ट किया जाता है, सुई के माध्यम से उसमें डाल दिया जाता है और यह लॉन्ग टाइम तक प्रभावी होता है, मतलब लंबे समय तक जो है क्या होता है? प्रभावी होता है।
ठीक है। यह लॉन्ग टाइम तक क्या होता है प्रभावी। इसके अलावा जो है प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉन कंपोजिशन को क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर 72 आवर्स के अंदर फीमेल में इंजेक्ट करके कंसेप्शन को क्या किया इंड किया जा सकता है, मतलब उसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है तीसरा सर्जिकल मेथड। ठीक है। तो सर्जिकल मेथड में क्या होती है कि जब बोथ मेल एंड फीमेल किसे बोथ मेल एंड फीमेल सर्जरी के द्वारा जो है यूज्ड फेरेंस मतलब शुक्रवाह्य या यूटेरोफेरेंस या फैलोपियन ट्यूब मतलब हिंदी में उसको बोलेंगे डिम्ब वाहिनी को जो है काटकर क्रमशः शुक्राणु तथा अंडाणु को निकलने नहीं दिया जाता है, तो इसे कहते हैं सर्जिकल मेथड। क्या कहते हैं इसे? सर्जिकल मेथड कहते हैं। टाइम कितना होगा? ठीक है। तो सर्जिकल मेथड अगले क्लास में पुनः हम लोग जानेंगे। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव का सर्जिकल मेथड क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ी एमटीपी के बारे में, मेडिकल ट्रांसमिटेड ऑफ प्रेगनेंसी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एमटीपी से आप क्या समझते हैं, एमटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एमटीपी जो है इसका पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यह एक आपातकालीन कंट्रासेप्टिव मेथड है। यह क्या है? एक आपातकालीन कंट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है। जिसमें फोटस अर्थात फोटस का मतलब गर्भ होता है, तो फोटस को जो है यूट्रस से बाहर निकाला जाता है और यह क्रिया जो है ट्रेंड डॉक्टर के निर्देशन में मेडिसिन के द्वारा होता है। क्या होता है? एक अच्छे ट्रेंड डॉक्टर के द्वारा जो है वह मेडिसिन के द्वारा होता है। अतः इसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब गर्भ का औषधीय समापन, हिंदी में क्या कहेंगे? गर्भ का औषधीय समापन। यद्यपि विभिन्न धार्मिक समुदायों ने इसकी आलोचना की है, फिर भी अवांछित बच्चों से बचने के लिए जो है बर्थ कंट्रोल मेथड के रूप में इसका जो है उपयोग किया जाता है। प्रेगनेंसी के 12 सप्ताह तक एमटीपी को सुरक्षित माना जाता है, यानी 12 सप्ताह तक जो है प्रेगनेंसी को क्या तो इसे सुरक्षित माना जाता है। इसके द्वारा भी इसे कंप्लीट किया जाता है, जिसमें यूट्रस को जो है ऑपरेटेड करके फॉटस को बाहर निकाल दिया जाता है। बट एमिसेंट्रिक तकनीक विकसित होने से फॉटस का लिंग जांच करवा करके मादा भ्रूण हत्या बढ़ने से जो है एमटीपी कानून के कटहरे में यह आ गया है, ताकि सिर्फ केवल बर्थ कंट्रोल कानून मान्यता प्राप्त है। अर्थात मादा भ्रूण हत्या को जो है दंडनीय अपराध माना गया है। क्या? तो दंडनीय अपराध। एसटीडीज एक बीमारी है जिसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो अक्सर एग्जाम में पूछा करता है कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, या एसटीडी पर संक्षिप्त नोट्स लिखें, या एसटीडी से आप क्या समझते हैं। तो कभी कभी एसटीडी का फुल फॉर्म पूछता है, तो एसटीडी का जो फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडीज का पूरा फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वह रोग जिसका संचारण लैंगिक संपर्क के द्वारा होता है। ये एसटीडी है क्या? तो एसटीडी को हम बोलेंगे वह बीमारी, वह रोग जो लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलता है, उसे कहते हैं एसटीडी। हिंदी में उसको बोलते हैं यौन संचारित रोग। द डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एसटीडी। और इसी में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था एड्स के बारे में। एड्स जिसका जो
HIV नामक वायरस के द्वारा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के माध्यम द्वारा जो है फैलता है। नो, तो ये भी जो है STD के अंतर्गत ही आता है, एड्स नामक बीमारी। नो, तो एड्स के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था। तो इस तरह से बर्थ कंट्रोल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो है टॉपिक फिनिश होता है। पुनः अगले टॉपिक के साथ अगले दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी। ओके, गुड बाय।